हे एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू सत्यम क्लासेस। उम्मीद है कि पिछली क्लासेस आपको पसंद आई होंगी, पर इस क्लास में हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो कि केवीएस और एनवीएस में आए हुए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये केवीएस पीआरटी 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हार्वर्ड्स फॉर्मल टीचिंग पोजिशंस। निम्न में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण पदों का भाग नहीं है? presentation of new material, comparison and summarization, generalization, assessment of and evaluation। तो इनमें से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण पदों का भाग नहीं है, जल्दी से बताइएगा। तब तक मैं कुछ को हार्वर्ड के औपचारिक पदों के बारे में बता दे रहा हूँ। हार्वर्ड ने इसके बारे में 5 पद दिए थे, जिन्हें हम हार्वर्ड की पंचपदी भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने 5 चीज़ों को बताया था। पहला पद है प्रस्तावना या तैयारी। प्रस्तावना या तैयारी। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। पहले आप किसी भी चीज़ों के संबंध में एक प्रस्तावना बनाते हैं, फिर उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर उस पर एक स्पष्टीकरण बनाते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और उनकी तुलना कर सकें। तो स्पष्टीकरण और तुलना। चौथा है सामान्यीकरण। जब आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो उसका सामान्यीकरण करते हैं, सरलीकरण करते हैं, ताकि उसके बारे में एक अच्छी समझ बन सके। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, तब उनका आप प्रयोग करते हैं या फिर उनकी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उसका प्रस्तुतिकरण, फिर उसका स्पष्टीकरण या तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर प्रयोग या अभ्यास। तो ये सारे 5 पद हैं जो हार्वर्ड की शिक्षा प्रणाली में आते हैं। तो इनमें से ऐसे कौन से पद हैं जो नहीं आते हैं? वो है डी ऑप्शन, आकलन और मूल्यांकन। तो आकलन और मूल्यांकन की बात हार्वर्ड नहीं करते हैं, वो बात करते हैं बीएस ब्लूम करते हैं। तो इस तरह से ये रहा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टीचिंग। अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देयर इज ए फीलिंग इन टीचिंग दैट समवन हैज लर्नड समथिंग। अध्यापन के बारे में एक भावना निहित होती है कि कोई कुछ न कुछ सीखता है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग इज दैट देयर इज अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। मतलब कि अध्यापक और छात्र के मध्य एक विशेष संबंध की बात कर रहा है यहाँ। टीचिंग इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ द एजुकेशन बट नॉट सफिशियंट। अब इस विकल्प में कह रहा है कि शिक्षण एक आवश्यक तथ्य है, एक आवश्यक शर्त है, परंतु शिक्षण ही पर्याप्त नहीं। और चौथा विकल्प है चिल्ड्रेन इनवाइटेबली लर्न्स एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। मतलब कि अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प होगा? प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। देखिए, एक शिक्षक हैं आपने हर बच्चों को टीचिंग दी, लेकिन जरूरी नहीं कि सब बच्चे की बौद्धिक क्षमता एक जैसी हो। कुछ बच्चे चीज़ों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, कुछ बच्चे चीज़ों को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा आपकी सिखाई चीज़ें सीखे ही। लेकिन जब अध्यापन होता है तो हर बच्चा कुछ न कुछ तो जरूर सीखता है। किसी को ज़्यादा समझ में आया, किसी को कम समझ में आया। और ये भी सत्य बात है कि अध्यापक और छात्र के मध्य एक विशेष संबंध बन जाता है। अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त है। देखिए, टीचिंग पढ़ाई के लिए सबसे आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। बस टीचिंग ही पर्याप्त नहीं है। छात्र अपने भी पढ़ता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने समाज से सीखता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि नहीं भाई, कुछ भी पढ़ाया जाए और बच्चे उसे सीखें ही, तो ये ज़रूरी नहीं है। सब बच्चे की अपनी अपनी इंडिविजुअल स्पेशलिटी होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ की कोई बच्चा सीख पा रहा है तो कोई बच्चा नहीं सीख सकता, ये भी हो सकता है। तो इसमें से जो विकल्प सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं। ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। इसका सही क्रम क्या है? 1 3 6 5। मतलब ये आपका जो है 1 3 6 5, फिर सबसे आखिरी में 4। तो इस तरह से सारे विकल्प दिए हैं, 2 3 4 5 1। आप इसको क्रम बनाइए और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ब्लूम ने
अपने जो है वर्गीकरण के लिए 3 पक्ष दिए थे, जिसमें एक पक्ष होता है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें 6 पक्ष हैं। 6 पक्ष कौन कौन से हैं, इसकी एक ट्रिक हम बना लेंगे, जिसकी ट्रिक है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ KCAASE। K फॉर नॉलेज, C फॉर कंप्रिहेंशन, A फॉर एप्लीकेशन, A फॉर एनालिसिस, S फॉर सिंथेसिस, E फॉर इवेल्युएशन। जैसा कि हमने बात की थी हार्वर्ड के क्वेश्चन में कि इवेल्युएशन की बात BS ब्लूम करते हैं। नॉलेज फॉर ज्ञान के लिए, कंप्रिहेंशन फॉर बोध के लिए, एप्लीकेशन अनुप्रयोग के लिए, एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण और इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। तो अब ये पद आपके दिए हुए हैं, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सबसे शीर्ष पर आता है इवेल्युएशन। अब आप क्रम बना लीजिए कि कौन सा क्रम सही है। तो ज्ञान जिस विकल्प में सबसे पहले कौन सा आएगा, ज्ञान आएगा, फिर अवबोध आएगा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ये इसी क्रम में दिया ही हुआ है, तो इस तरह से विकल्प सही होगा आपका डी, 1 2 3 4 5 6। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य के हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पत्र पढ़ने को कहती है। ए टीचर सेज हर स्टूडेंट्स टू रीड अ न्यूज़पेपर अबाउट द रीसेंट इवेंट इन द स्टेट। देन द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कैटेगराइज द इवेंट्स इनटू डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम। इस अंडर क्या कहलाता है, मतलब छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। तो इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य किस प्रकरण को बताना है, समझाना यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोहराना है रिपीटेशन, रिकॉल या फिर रिसर्च। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। मतलब एक शिक्षिका अपने छात्रों से कहती है कि भाई आप अपने समाचार पत्र में आपके राज्य में जो जो घटनाएं हो रही हैं उनको पढ़िए, फिर उनको अलग अलग शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करिए। तो इससे वह क्या करना चाहती है, दोहराने की बात तो होगी नहीं क्योंकि उसने पहले कुछ इस तरह का पढ़ाया नहीं। रिकॉल तो इसमें वही पूर्व ज्ञान की कोई बात नहीं है। रिसर्च और अनुसंधान जो है अंडरस्टैंडिंग में से कोई एक हो सकता है, तो विकल्प यहाँ सही होगा अंडरस्टैंडिंग यानी समझाना। वह अपने इस उद्देश्य से बच्चों को समझाना चाहती है। बच्चे जब इस तरह की प्रक्रिया करते हैं तो चीज़ों को समझते हैं और जो चीज़ें खुद से करके वो सीखते हैं उसमें उनका अधिगम जो है स्थायी हो जाता है, स्थायी होता है और कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हर बच्चे की अपनी अपनी इंडिविजुअल स्पेशलिटी है, तो हर बच्चा कुछ अलग करेगा तो उनमें रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। तो इस तरह से विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू समराइज द मेन इवेंट ऑफ द स्टोरी इन अ प्रिसाइज मैनर। व्हाट कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इट इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है, उसमें कहा रहा है कि एक कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त करना। अब इसको व्याकरण वर्ड पे मत जाइएगा, अब इस तरह समझिए कि कहानी की कुछ मुख्य घटनाएं हैं उनको पूरी तरह से कैटेगराइज करते हुए संक्षिप्त तरीके से लिखेगा एक छात्र या व्यक्त करेगा, तो वह ज्ञानात्मक उद्देश्य के किस पक्ष से संबंधित है, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ से, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण से, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यानी कि अनुप्रयोग से, या फिर इवेल्युएशन मूल्यांकन से। संक्षिप्तीकरण किस पार्ट में आएगा, जल्दी बताइए, संक्षिप्तीकरण किस पार्ट में आएगा। स्वाभाविक सी बात है, किसी कहानी को आप पढ़ते हैं उसके बाद उसे समराइज करते हैं, उसकी समरी लिखते हैं। अब समरी जब भी आप लिखेंगे, उसको समराइज जब भी करेंगे, तो आप पहले उसमें एक समझ विकसित करेंगे, तभी उस चीज को आप समराइज कर सकते हैं। तो इस तरह से विकल्प इसमें जो सही होगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे सही होगा, यानी कि समझ पे। तो विकल्प इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे व्यापक क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, टारगेट या गोल यानी कि लक्ष्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विशिष्ट उद्देश्य, या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी कि अनुदेशन उद्देश्य। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र यानी कि सबसे वृहद क्षेत्र किसका है। आप लोग अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए।
देखिए इसमें सबसे जो वृहद होगा वो होता है आपका गोल, यानी कि लक्ष्य। लक्ष्य देखिए, अगर हम लक्ष्य की बात करें तो एक समाज है, समाज में रहने वाले लोग हैं, उस समाज में अलग अलग समुदाय हैं, शिक्षण संस्थान विद्यालय हैं, उनमें पढ़ने वाले छात्र या सब कुछ है। तो जो इन लोगों का, सब लोगों का एक मिला जुला जो एम होता है उसे हम लक्ष्य के कैटेगरी में रख सकते हैं। वैसे उद्देश्य भी आप कहेंगे, लेकिन जब अब चीज़ें वृहद हो जाती है तो उसे लक्ष्य की कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए पूरा समाज एकजुट होकर काम करता है, सारा समुदाय। राष्ट्रहित की बात की जाए तो पूरा देश आता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में हम इसे लक्ष्य कहते हैं। और जो उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य अपने आप में संकुचित है, वो लक्ष्य के भाग के अंतर आएगा। यानी कि एक विद्यालय है, एक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, तो उसका शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि बच्चे अधिक से अधिक सीखें, उनमें चीज़ें सीखने की क्षमता है वह बेहतर करें। लेकिन जब यह चीज़ व्यापक हो जाती है तो वह गोल के अंतर्गत आती है, लक्ष्य के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सीखने के उद्देश्यों में सर्वोच्चतम पायदान पर क्या है। मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी, जल्दी बताइए। अभी पिछले ही क्वेश्चन में ये बात मैंने आपसे बताई थी। कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी बताइए। प्रश्न आपके सामने है। यह ज्ञानात्मक पक्ष की बात हो रही है, मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूं। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि CAASE, यानी कि पहला है नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस और छठा है इवेल्युएशन। तो सबसे शीर्ष यानी कि सर्वोच्च पायदान पे क्या है, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। तो इस तरीके से विकल्प सी होगा। ये ब्लूम के जो है कि टैक्सोनॉमी में जब आते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में, कॉग्निटिव फेज में, तो ये उसके विकल्प हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र में नहीं आता, यानी कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं आता। आप ऐसे समझ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन इन ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे एजुकेशनल की जगह आप कॉग्निटिव कर लीजिएगा। कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, कॉग्निटिव जो है साइड क्षेत्र में नहीं आता, ज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं आता। तो मैंने बताया था कि ब्लूम ने इन क्षेत्रों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। जो भी उनके शैक्षिक उद्देश्य हैं उन्हें उन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला था संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक। दूसरा क्या है, भावात्मक, भावात्मक। और तीसरा है मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक। तो ये 3 फेज में उन्होंने बांटा है अपने उद्देश्यों को। तो कौन सा विकल्प ज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं आता, तो ये नहीं आता प्रतिक्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक नहीं आता। तो विकल्प इसका सही होगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द जनरल सेंस टीचिंग एबिलिटी मीन्स। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। शिक्षण अभिक्षमता से हम क्या समझेंगे, बताइए। आपके उत्तर अपेक्षित हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टीच, डेडिकेशन टू टीचिंग, हैविंग द एबिलिटी टू टीच, ऑल ऑफ द एबव। शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षा के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण अभिक्षमता, ये वर्ड अपने आप में काफ़ी चीज़ें कह रहा है। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हैं। अब एक शिक्षक हैं तो एक शिक्षक से क्या उम्मीद की जाएगी, उसकी शिक्षा शैक्षिक अभिक्षमता की अगर टीचिंग एबिलिटी, यानी कि टीचिंग एबिलिटी, शैक्षिक अभिक्षमता अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो टीचिंग एबिलिटी से समझिए कि वह पढ़ाने में अच्छा हो, यानी वह अपने काम के प्रति तैयार हो, तत्पर हो। तो एक तरह से कह सकते हैं भाई समर्पण की भावना होनी चाहिए अपने काम के प्रति। ये नहीं कि आज आपको पढ़ाना है और आप आराम से सोए हुए हैं घर पे, विद्यालय में जाके सो गए, बच्चे अपना टहल रहे हैं। और शिक्षा देने की तीव्र इच्छा की अगर बात करें तो बिल्कुल आपके अंदर पढ़ाने की ललक होनी चाहिए और शिक्षा देने की क्षमता। आपके अंदर समर्पण है, पढ़ाने की ललक भी है, लेकिन अब आपका ज्ञान जो है कि अधूरा है, आपका पोटेंशियल कमजोर है, तो चीज़ें नहीं, बात नहीं बनेंगी। तो आपके अंदर शिक्षा देने की
क्षमता भी होनी चाहिए। तो इस तरह से इसमें विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। एक शिक्षक के अंदर ये सारी टीचिंग एबिलिटी होनी मस्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ टीचर आस्क द स्टूडेंट राउंड अप अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन गिवन। ठीक है, अब इसे सेज कर लीजिएगा। उसने कहा कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन अ गिवन सेट ऑफ नंबर, मतलब कि संख्याओं के समूह दिया गया है और उसमें से उन्हें जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको सर्कल करना है, उन पर गोला करना है। तो इस तरह की अगर चीज़ें करने को शिक्षक कह रहा है तो इसके पीछे वह किस तरह के उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है या क्या करना चाहता है? जल्दी बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें। प्रश्न आपके सामने है। देखिए, अगर एक शिक्षक है जो गणित का है, वो बच्चों को गणित पढ़ा रहा है और उसने कुछ संख्याएं दी, वो चाहता है कि बच्चा इन संख्याओं को करे, उनमें एक जो है कि उन्हें सर्कल करे या जो भी उस सवाल में करना है वो करे। तो इसके पीछे उसका एम क्या हो सकता है? स्वाभाविक सी बात है, उसका एम होगा कि बच्चे में अवबोध आए, एक समझ आए, वो चीज़ों को कैसे करनी है। अगर उसको संख्याएं दी गई हैं, उसे पहचानना ही नहीं आएगा, उसके बारे में उसकी समझ ही अगर शून्य है, तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? ज्ञान तो होना जरूरी है, अनुप्रयोग आएगा तभी वो सवालों को सॉल्व कर पाएगा। लेकिन बात यहाँ कर रही है कि समझ की बात हो रही है, अवबोध की बात हो रही है। अगर वो अवबोध नहीं है उसमें तो अनुप्रयोग भी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं विकल्प इसका डी सही होता है। अगला प्रश्न, देयर कम्स द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का क्रियात्मक पहलू कौन सा है? इस पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड दिया हुआ है इसमें, क्रियात्मक पहलू कौन सा है? विद इन द साइकोलॉजिकल फील्ड ऑफ लर्निंग, अधिगम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत। विद इन द कॉग्निटिव एरिया ऑफ लर्निंग, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर। विद इन द स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभावशील, अधिगम के प्रभावशील क्षेत्र के अंदर। प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशील है, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां पर अधिगम पूरी तरह से अपना प्रभाव डाल पा रहा है। तो इनमें या फिर इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं, नन ऑफ दिस। तो विकल्प इसमें क्या सही होगा? सारा विकल्प आपके सामने है, उत्तर दीजिए। तो इनमें से कौन सा होगा? देखिए, क्रियात्मक पहलू की अगर हम बात करें तो क्रियात्मक पहलू के विषय में साइकोमोटर डोमेन की बात होती है, यानी कि मनोगत्यात्मक की बात होती है। इसके बारे में सिम्पसन ने अपनी पुस्तक में 1960 में लिखा था। पुस्तक का नाम है द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स साइकोमोटर डोमेन। इसमें उन्होंने कहा है कि जो है क्रियात्मक पहलू में शारीरिक और जो है गामक कौशल आते हैं, यानी कि साइकोमोटर फंक्शन आते हैं। भाई, अगर किसी कार्य को आप करेंगे, किसी क्रिया को आप करेंगे, तो उसमें आपके हाथ पैर तो चलेंगे ना, आप फिजिकली एक्टिव होंगे ना। तो इसलिए इसे गामक कौशलों के अंतर्गत रखा जाता है, साइकोमोटर के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ तो मनोवैज्ञानिक आया ही नहीं, संज्ञानात्मक आया ही नहीं, प्रभावशील हुआ ही नहीं। तो सब इसमें क्या है? क्रियात्मक पहलू में आपके शारीरिक तथा गामक कौशलों की बात होती है। तो विकल्प इसमें से डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किताब का नाम एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, बुक जो है सिम्पसन की थी, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स साइकोमोटर डोमेन। इस तरह से हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आफ्टर वॉचिंग अ मूवी क्लिप एन एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ इंश्योरिंग स्टूडेंट लर्निंग इन द क्लासरूम इज। मतलब आप एक सिनेमा या एक वीडियो, एक फिल्म की क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद कक्षा में जो छात्र बैठे हैं उनका अधिगम सुनिश्चित आप करना चाहते हैं, तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? लेबोरेटरी वर्क, प्रयोगशाला कार्यविधि, क्लासरूम कन्वर्सेशन, कक्षा वार्तालाप करेंगे, या स्क्रिप्ट राइटिंग कराएंगे, अधिन्यास लिखवाएंगे, या प्रोजेक्ट वर्क? क्या कराएंगे आप? कभी कभी सिर्फ हम हिंदी के जब प्रश्न देखते हैं तो अधिन्यास को समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास इंग्लिश में कंटेंट होते हैं तो हम इसको समझ सकते हैं कि इसको स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। तो कुछ चीज़ें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश में हो तो ही बेहतर है। तो आप एक शिक्षक के तौर पे क्या करेंगे? तो इसका विकल्प सही होगा स्क्रिप्ट राइटिंग, अधिन्यास। आपने एक मूवी क्लिप दिखाई, मूवी क्लिप के बाद आप प्रयोगशाला में थोड़ो ना भेजेंगे, साइंस का आपका वर्क थोड़ो ना कि इसको जाएंगे। वार्तालाप करेंगे तो बच्चे अपने में वार्तालाप करेंगे, लेकिन उसमें क्या उनकी चीज़ें निखर के उतनी अच्छी नहीं आ सकती जिसमें वो स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे। यानी कि आपने उनको एक जो है चलचित्र दिखा दिया, अब आप उनसे कहते हैं कि आप इसके बारे में लिखिए, तो हर बच्चे के अपने अपने अनुभव होंगे।
अपनी अपनी जो है कि समझ होगी, उसके आधार पर वह अपनी अपनी बातें लिखेंगे। तो इस तरह से विकल्प जो सही होगा वह होगा अधिन्यास लिखना, विकल्प सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में खोजपूर्ण सर्वेक्षण को एक विधि के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थियों में किस चीज को बढ़ाता है? यूजिंग एक्सप्लोरेटरी सर्वेज एज अ मेथड इन द क्लासरूम एनहेंसेस लर्नर्स। लर्नर में क्या एनहेंस करता है? रिसर्च स्किल्स को, अनुसंधान कौशल को, कंसर्न को यानी चिंता को, क्यूरियोसिटी को यानी कि जिज्ञासा को, या एक्सप्लोरेशन स्किल को, अन्वेषण कौशल को। तो इनमें से किन चीज़ों को खोजपूर्ण सर्वेक्षण बढ़ाता है बच्चों में? आप एक शिक्षक के तौर पे ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं बालकों को, बच्चों को, कि वो इस तरह की चीज़ें करें, तो इससे उनमें क्या चीज़ें बढ़ेंगी? किस चीज़ों का इस्तेमाल बालक ज़्यादा करेंगे? देखिए, इसका विकल्प जो सही होगा वो होगा सी, यानी कि जिज्ञासा। अगर खोजपूर्ण चीज़ों की बात करें, यानी कि बच्चा किसी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता है, खोज करना चाहता है, तो उसमें किस चीज़ का होना आवश्यक है? जिज्ञासा का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? जिज्ञासा का। जिज्ञासा रहेगी बालक, तभी वो चीज़ों को ढूंढेगा या उनके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से विकल्प सही होगा, एक शिक्षक सी सही होगा। एक शिक्षक के तौर पे आप ऐसा वातावरण बनाइए जहाँ बालकों के लिए इस तरह का इन्वायरमेंट हो। आप वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए और बालकों को कहिए, बच्चों को कहिए, स्टूडेंट्स को कहिए कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। अब उस प्रॉब्लम में उनकी जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, वो उन चीज़ों में उतना ज़्यादा अपने आप को सम्मिलित करेंगे या जुड़ेंगे उन चीज़ों से। तो इस तरह से जो जिज्ञासा को बढ़ाता है, जिज्ञासा बालक में जितनी ज़्यादा रहेगी वो चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से सीखेगा। एक शिक्षक के तौर पे आप पहले बच्चों में जिज्ञासा जगाइए। किसी को भी, एक टीचर के तौर पे, मैं आप कोई भी पढ़ा रहा है, अगर आप सिर्फ एक तरह से बोलते रहेंगे तो बच्चा निष्क्रिय श्रोता की तरह सुनेगा, और आप जब उससे पूछेंगे कि बेटा समझ में आ गया, तो कहेगा हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा वातावरण बनाइए कि वो खुद सवाल करे, वो आपसे पूछे कि सर ये क्या होगा। तो इस तरह से उसमें क्यूरियोसिटी आई तो वो आपसे सवाल करता है। अब उसके बाद आप उसको जो जवाब देंगे या जो चीज़ें समझाएंगे वो उसे समझ में आएगी। विकल्प इसका सी सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेटरी लर्निंग स्टूडेंट्स कंसिडर देमसेल्फ। अन्वेषण अधिगम में ध्यान दीजिए, यहाँ अन्वेषण अधिगम की बात की जा रही है। प्रक्रिया में छात्र खुद को क्या मानते हैं? एक्सप्लोरर मानते हैं, खोजकर्ता मानते हैं, फैसिलिटेटर मानते हैं, सुविधादाता, टीचर मानते हैं, या साइंटिस्ट मानते हैं? अब चूंकि पिछला क्वेश्चन को आप आधार बनाएंगे तो इस पर कंफ्यूज होना आपका बनता है, तो जल्दी बताइए। वैसे ये एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न जो भी आपको दिए गए हैं एक केवीएस या एनवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं। जल्दी बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, अन्वेषण की अगर हम बात करें तो ये एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा है। आप जब एक्सप्लोरेशन करते हैं यानी कि किसी चीज़ की खोज करते हैं, यानी कि आप लेबोरेटरी में एक्सप्लोरेशन करें या कहीं और करें, तो एक बच्चा अपने आप को क्या समझता है, इसके बारे में जीन पियाजे ने भी कहा है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आप हो सकता है कि आप सुविधादाता, अरे खोजकर्ता समझ रहे हो, लेकिन इसमें जो एप्रोप्रिएट विकल्प होगा, आप क्या समझते हैं वो मैटर नहीं करता। एक छात्र खुद को क्या मानेगा जब वो खोज करेगा, तो वो खुद को क्या मानता है? साइंटिस्ट मानता है अपने आप को। जीन पियाजे इस बारे में कथन भी करते हैं कि जो है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो इस तरह से विकल्प इसका जो सही होगा वो होगा डी। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिचुएशन लेक्चर मेथड वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड? व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी? टू डेवलप एप्टीट्यूड एंड एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द लेसन मटेरियल, अभिरुचि के विकास और पाठ सामग्री के संपूरक के रूप में। व्हेन रेंडरिंग टेक्स्ट कंटेंट इन अ फुल, जब पाठ सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना हो। व्हेन टू टीच कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, जब विवादास्पद कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जब विवादास्पद विषयों को पढ़ाना हो। टू गेट अटेंशन ऑफ अ राउडी क्लास, राउडी क्लास यानी कि समस्यात्मक कक्षा, उपद्रवी कक्षा, जहाँ बच्चे ज़्यादा उपद्रव करते हैं। तो इनमें से व्याख्यान विधि किसके लिए होगी? देखिए, उपद्रवी बच्चे जब कक्षा में हैं तो आप कोई भी विधि जो करे व्याख्यान विधि, तो एकदम नहीं होगी कि उस पर ध्यान देंगे। उसके लिए पहले बालकों की समस्याओं को दूर करना होगा, समझना होगा कि क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो विकल्प डी तो बिल्कुल नहीं होगा।
अब इनमें से बताइए बाकी में से कि कौन सा विकल्प हो सकता है। विवादास्पद विषयों को पढ़ाने से व्याख्यान का कोई मतलब नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए, ये टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। विवादास्पद व्याख्यान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विवाद में अगर विवादास्पद टॉपिक है तो उस पर व्याख्यान नहीं होता, उस पर आप चीज़ों को क्लियर करेंगे फैक्ट फिगर के साथ, ताकि उसे बच्चों को उस विषय में पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि नहीं ये चीज़ें, ये तथ्य सही है, प्रमाण देना होता है। अब बात करा जब पाठ सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना, पूरी पाठ सामग्री को आपको पढ़ाना है, उसका प्रतिपादन करना है, तो क्या आप व्याख्यान विधि के थ्रू जाएंगे या फिर अभिरुचि के विकास और पाठ सामग्री के संपूरक के रूप में। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अभिरुचि का विकास, यानी कि बालक में पहले आप रुचि का विकास करिए, फिर उसके बाद यानी कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाइए, उस तरह से उनमें रुचि बनेगी। आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो आप उस तरह बताइए कि मौर्य वंश में क्या हुआ था, गुप्त वंश में क्या होता, कोई वार हुई तो क्यों हुई। अब बालक में क्यूरियोसिटी जागी, उसके बाद आप पाठ सामग्री को उसके संपूरक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उसको उस फैक्ट फिगर को पूरा करने के लिए, उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए आप पाठ सामग्री को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो व्याख्यान विधि के लिए विकल्प ए सही होगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाते हैं तो वो इस तरीके से सिखाइए कि वह कम शब्दों में आप ज़्यादा बातें कर सकें। व्याख्यान विधि में क्या होता है कि आप बड़े से बड़े टॉपिक को एक छोटे से लेक्चर में आप कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऐसे में सिर्फ आप बोलते हैं और छात्र एक श्रोता बन के सुनते हैं। तो कहानियाँ, इतिहास कहानी है, इतिहास में कहानियाँ हैं, अब आप उसको जोड़ के बताइए, फिर फैक्ट फिगर के रूप में छोटे छोटे पॉइंट में उनके लिए चीज़ों को लिखवाते हैं। तो व्याख्यान विधि अभिरुचि के विकास पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में होती है, विकल्प ए सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली यानी डाल्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज डेवलप्ड बाय, किसके बाद, किसके द्वारा की गई। ये तो क्वेश्चन आसान है, आप लोग बता लेंगे। मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डेवी, हेलन पार्कहर्स्ट, टी रिमॉन्ड। डाल्टन प्रणाली किसने दी थी, जल्दी बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। देखिए 1912 में ये दी गई थी, 1912 में यह प्रणाली जो है कि दी गई थी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के द्वारा। आप विकल्प आंसर बताते रहिए, मैं तब तक कुछ डिटेल बता दूं। इसमें 8 से 12 वर्ष की अवस्था के बीच वाले बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, जिसमें कुछ बातों को बताई गई एक प्रयोगशाला योजना में, कि जो हम लोगों की क्लास चलती है कि भाई 6 पीरियड चलते हैं, किसी विद्यालय में 8 पीरियड चलते हैं, पहले में मैथ चलेगा, सेकंड में साइंस चलेगा, तो ये सारी जो तरीके हैं इनको पूरी तरह से हटा दिया जाए, पूरी तरह से फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए। दूसरी बात ये कि जो बालक जो सब्जेक्ट को पसंद करता है, जो जिसमें उसकी रुचि है, वह उसको चाहे जितनी देर तक पढ़ सके। यानी कि पहले तो पीरियाडिक जो भी टाइम है, जो भी ये चीज़ें बनी हैं, उनको पूरी तरह से तोड़ देना और हटा देना कि नहीं भाई पहला दूसरा घंटे का कोई बात नहीं रहेगा, पहला थर्ड पीरियड का कोई बात नहीं रहेगा, साइंस मैथ की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। कोई बालक अगर मैथ में अच्छा है, वो मैथ पढ़ना चाहता है घंटों, तो मैथ ही पढ़ने दीजिए। कोई साइंस पढ़ना चाहता है तो साइंस ही पढ़ने दीजिए, पूरी तरह से बालक की रुचि पे। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कौन था, तो इसमें नाम आता है हेलन पार्कहर्स्ट का। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थी, इन्होंने 1912 में जो है कि ये सिद्धांत दिया था, और इसमें 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आप अपने फीडबैक और सुझाव दीजिए, अगर आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो चीज़ें की जाएंगी। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।